चलो आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जिसके रिगार्डिंग पेरेंट्स के मन में भी ये सवाल उठता है कि क्या हम कला दिला करके, आर्ट सब्जेक्ट दिला करके बच्चे के भविष्य को बना सकते हैं, या क्या हम बच्चे के भविष्य के साथ आर्ट सब्जेक्ट दिलवाकर खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक आर्ट विषय को बहुत ज़्यादा अच्छा विषय नहीं माना जा रहा। लोगों की ये मानसिकता है कि बच्चे साइंस पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें या वगैरह वगैरह जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब पढ़ें, लेकिन बच्चा अगर फाइन आर्ट्स या कला की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को ये समझते हैं कि उस बच्चे का आईक्यू लेवल शायद से कम है, या वो बच्चा बिल्कुल ही पढ़ाई में निल है, तो ऐसे बच्चे को आर्ट दिला दिया जाए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर तो आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या कि सिर्फ जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते वही बच्चे आर्ट कर पाते हैं, या आर्ट बच्चों के अंदर बाय बर्थ होती है। अच्छा, कुछ सवाल मेरे आप लोगों से हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता? आप लोगों को ड्राइंग करना अच्छा नहीं लगता? या कोई भी किसी भी तरह का क्राफ्ट वर्क करना अच्छा नहीं लगता? घर में जो मम्मियां हैं, क्या उनको घर सजाना अच्छा नहीं लगता? क्या आप बाजार से पेंटिंग्स खरीद के नहीं लाते? क्या आपको घर के किसी कोने में फ्लावर पॉट रखने की जरूरत महसूस नहीं होती? क्या आप कलरफुल कपड़े नहीं पहनते? क्या आप मैच करके कपड़े नहीं पहनते? बताओ आप। ये कुछ सवाल है मेरे उन माता पिताओं से जो कला विषय को कमतर समझते हैं, कला विषय को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। ये तो हुए कुछ सवाल जिनका जवाब मुझे आप लोगों से जानना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि पहली बात, कला है क्या? दूसरी बात, अगर कला कुछ है तो हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? तीसरी बात, कला विषय लेने से बच्चों का या हमारा क्या फायदा होता है? तीसरी बात, क्या कला एक विषय ना होकर के बहुत सारे विषयों का समूह है? मेरे पास इन सारी बातों के जवाब हैं। अगर आप लोगों के पास भी इन सारी बातों के जवाब हों तो मैं फिर से कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आप फिर से मुझे लिख के भेजें, और इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक जरूर पहुंचा दें या उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दें जो अपनी इच्छाओं को दिल में दबाए बैठे हैं और अपने समझ का, अपनी पसंद का विषय नहीं ले पा रहे हैं। कला एक इतना बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है कि जिसमें बोदरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, टेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कला। और ये बात मुझे कहनी पड़ रही है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप सब लोगों को इस बात के बारे में पहले से ही पता है कि कला आनंदित करने वाली ऐसी घटक है कि जो भी काम हम कर रहे हैं और उसे करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम कोई कलात्मक कार्य कर रहे हैं। आप किसी को हंसा रहे हैं, ये आपकी एक बहुत बड़ी कला है। आप कोई कविता लिख रहे हैं, ये आपकी एक बहुत बड़ी कला है।
आप कुछ रचना कर रहे हैं। पता है आप लोगों को? और रचना कब होती है? रचना तब होती है या तो आप बहुत दुखी होते हो या आप बहुत खुश होते हो। दोनों ही स्थितियों में रचना होती है। या तो आप बहुत दुखी होंगे या आप बहुत सुखी होंगे। दुखी होंगे तो आपकी संवेदनाएं उसी तरीके से अभिव्यक्ति का माध्यम मांगेंगे। आप बड़े दुखी दुखी कविताएं लिखोगे जिसमें आपके मन के भाव हों, जो आप कहना चाह रहे हो, जो आप लोगों को बताना चाह रहे हो। पता है, किसी ने कहा कि एक चित्र, एक रेखा चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है। कैसे होता है एक रेखा चित्र हजारों शब्दों के बराबर? कुछ अंदाजा आप लगा पाएंगे, कुछ मैं आपको बताऊंगी। एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर इसलिए होता है कि अगर आप किसी को नमस्ते करना चाहते हैं और वो बहुत दूर बैठा है आपसे, ठीक वैसे ही जैसे कि आज आप लोग अपने अपने घरों में और हम टीचर्स लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं और आप लोगों ने हमें सिर्फ एक नमस्ते भेजना है ये सोच के, या हमें अपने बड़ों को, अपने रिश्तेदारों को एक नमस्ते भेजना है, तो हम क्या उठाएंगे? एक छोटी सी नमस्ते वाली इमोजी उठाएंगे और एक फूलों का गुलदस्ता उठाएंगे और वो मैसेज इनबॉक्स में जाकर के हम जिसको भेजना है हम उसको भेज देंगे। तो जो ये इमोजी जो है, ये जो नमस्ते वाली जो इमोजी है, इसका इजाद जब हम किसी को भेज रहे हैं, आज तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से आप सबसे जुड़े हैं, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस समय ना इंटरनेट था, ना कोई सोशल मीडिया था, उस समय लोग अपनी भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त करते थे, कैसे दूसरे लोगों के सामने पहुंचाते थे। अब जो पत्थरों पर खुदाई मिल रही है, जैसे पंचमढ़ी में मिल रही हैं, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ गुफाएं हैं, या पूरे भारत में आप लगा लीजिए कि ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पुरानी सभ्यताओं का वर्णन मिला है, पुरानी सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है या गुफाओं के चित्र हैं, किसी में कोई तीर चलाते हुए, कोई धनुष बाण चलाते हुए, कोई किसी किसी न किसी के अवशेष मिले हैं। अब ठीक है, पढ़ना लिखना जान लिया। इसमें भी एक बात है कि पढ़ना लिखना जानने से पूर्व जब बच्चा इस अवस्था में आता है कि वो पहचानना शुरू कर देता है या जानना शुरू कर देता है, या उसकी हाथ की पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है, तो वो क्या करता है, किसी भी चीज को उठा करके और वो दीवार पे ऐसे कुछ कुछ बनाने लगता है। कुछ पेरेंट्स ये देख के बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो यही सोचते हैं ना, चलना सीख जाए, बोलना सीख जाए, सही सही अपना काम खुद से करना सीख जाए, यही तो सोचते हैं। वो एक ऐसी स्थिति होती है बच्चों की जब उनको बताया नहीं जाता कि आपने क्या करना है, जब उनको समझाया नहीं जाता, वो अनुसरण करते हैं, हमारा फॉलो करते हैं। हम जैसी भाषा बोल रहे हैं उनको एक क्लास दे करके वो भाषा समझाई नहीं जाती, उनको वो भाषा सिखाई नहीं जाती, वो हमारा अनुसरण करते हैं। और अरस्तु व प्लेटो ऐसे महान दार्शनिक हुए हैं
जिन्होंने कला जो है उसको अनुसरण और अनुकृति माना है। अनुसरण किसी चीज का फॉलो करना, अनुकृति अनुकृति जो कृति है, जो कोई रचना है उसकी दोबारा से रचना करना, अनुकृति। एक बच्चे के मन में आप भाव डाल दोगे क्या कि इसको क्या पढ़ना चाहिए ना? आप जो कर रहे हैं बच्चा वो सीख रहा है। और रही बात कला अन्य विषयों से किस तरीके से सुपीरियर है या किस तरीके से बड़ी चीज है, मैथ्स कला के अंदर समाया हुआ। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू या कोई भी भाषा जिसकी जननी कला है। समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, कितने ऐसे विषय गिनाऊं जिनकी कल्पना कला के बिना की ही नहीं जा सकती। आपको दिमाग का एक हिस्सा समझाना है, आप बोर्ड पे उसको ड्रॉ करोगे। भले ही आप दिमाग की छोटी सी कोई आकृति बना रहे हो, लेकिन आप उसको ड्रॉ कर रहे हो, वो ड्राइंग का एक पार्ट है। मैथमेटिक्स में आप 2+2 सिखा रहे हो, तो बच्चे को वो जो 2 की आकृति है, वो जो 2 की आकृति है और बीच में जो आप जमा का निशान लगा रहे हैं, वो क्या है? वो कला है। इतिहास में आप किसी राजा महाराजा के बारे में बता रहे हो या किसी ऐसी सभ्यता का वर्णन कर रहे हो, उसकी उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई, बहुत कुछ बताने लायक है। लेकिन मैं फोर्स नहीं करना चाहूंगी या किसी को भी, किसी भी पेरेंट्स को भी कि आप अपने बच्चे को फाइन आर्ट्स दिलाएं, कला दिलाएं, कला सब्जेक्ट पढ़ाएं ना। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आप अपने बच्चे को वो पढ़ाएं जो पढ़ते हुए बच्चे को खुशी हो, जिसमें बच्चे का भविष्य बने। आप माता पिता हैं, अपने बच्चे के बारे में हमसे बेहतर आप सोचते हैं। आपको पता है कि आपका बच्चा किस विषय में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अपने बच्चे पर किसी तरह का प्रेशर बनाने की बजाय उन्हें ये समझाया जाए कि पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान, एक सभ्य नागरिक बनना है, ना कि कोई मशीन बनना है। बच्चे में जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी होगी, बच्चा जितना रचनात्मक होगा, उतना आपके घर के लिए, आपके लिए, अपने देश के लिए सही कार्य करेगा। आपका बच्चे का मानसिक विकास जब तक हो रहा है, मानसिक रूप से जब तक आपका बच्चा स्वस्थ है, तो ही वो कुछ कर पाएगा। अगर गलती से भी आपके बच्चे को कोई ऐसे विषय दिलवा दिए जाएं जो उसे सालों साल ढूंढने पड़े, इससे अच्छा मेरा मानना है कि आप अपने बच्चे को अनपढ़ रखें तो ज्यादा अच्छा है। अक्षर ज्ञान कर लेना पढ़ाई नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेना पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई वो है जो आपका बच्चा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पाए और अपने दिमाग को स्वस्थ रख पाए और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाए। इसलिए अपने बच्चे को ऐसे विषय दिलाएं जिससे बच्चे का भविष्य निर्माण हो और आप लोगों को भी बड़ी खुशी हो कि हाँ, हमने हमारे बच्चे के हक में गलत फैसले नहीं लिए हैं। कुछ दिन बाद
10वीं का रिजल्ट आ जाएगा, +2 का रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी न किसी के दबाव के कारण ऐसे विषय ले तो लिए जो उनसे चल ही नहीं रहे। दोस्तों के साथ कि मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा है तो मैं ये ले लेता हूँ, या मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा है तो मैं ये ले लेता हूँ, बिना ये सोचे समझे कि उसके फायदे और नुकसान क्या होंगे। ऐसे विषयों का चयन करना बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है कई बार बच्चों के लिए, और फिर बच्चों के पास कोई ऐसा हल नहीं रह पाता या कुछ ऐसा नहीं हो पाता कि जो विषय लिए थे उनमें वो खरे उतर पाए। और फिर कुछ बच्चे बेइज्जती सोच के या ये सोच के कि फेल हो गए हैं तो माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे या किसी को हम क्या कहेंगे। देखो, आपका बच्चा आपकी पूंजी है, आपकी उम्र भर की पूंजी है आपका बच्चा। बस इस बात को ध्यान में रखो आप।